हेलो बेबीज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो रहे बच्चा लोग? कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई? मजे आ रहे हैं? सर, बढ़िया चल रही है पढ़ाई? क्या? ठीक है सर, करते हैं इसका कुछ। क्या बाबा, सब बढ़िया है? अच्छा चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? सर, डेली रिवीजन हो रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो घर जाके पढ़ाई करते हो? देख लिया करो रे एक बार रे जाकर। एक बार देख लिया तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं तो फिर वही है, बार बार देखते रहो, याद करते रहो, रखते रहो। कोई मतलब नहीं। तो क्या सर, पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में चैप्टर 9 खत्म कर लिया था? मजेदार चैप्टर था, मजा आया था। देखे थे, सारी चीजें देखे थे, काफी लंबा रहा था हमारा पिछला चैप्टर, लेकिन इट वाज वर्थ, आई बिलीव, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इतने आराम से ऐसे हल्के फुल्के में निकाल दिया हमने, हंसी मजाक में, टाइम का पता नहीं चला सर। तो फिर आज क्या करवाने वाले हो सर? आज कुछ नया करवा रहे हो? आज कुछ नया करेंगे यार, आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ हटके करेंगे। क्या बोलते हो, शुरू करें क्या? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज शुरू करते हैं अपन लोग हमारा चैप्टर चैप्टर 10th। क्या है सर, बताना जरा चैप्टर 10th। सर आपका चैप्टर 10th है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आज शुरू कर रहे हैं अपन। दिस इज गोइंग टू बी आवर 10th चैप्टर एंड द थर्ड लास्ट चैप्टर, है ना? आपने बोला सर कितनी खुशी हो रही है, देखो ना सिलेबस खत्म हो गया, देखते देखते पता नहीं चला। अरे ऐसे ही है सर, जब पढ़ाई में मन लगने लगता है ना, फिर कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ पढ़ाई दिखती है और पढ़ाई अच्छी लगने लगती है। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, सबसे आसान काम। ऐसे आप लोग हरीश सर से हमेशा सुनोगे ये चीज कि कभी अगर लगे कि यार पढ़ाई करना मुश्किल है ना, तो किसी दिन मम्मी के पास जाना, किचन में जो काम वो कर रही हैं एज इट इज अगले दिन सारा काम करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि नहीं सर पढ़ाई तो बहुत आसान है इससे। एग्जैक्टली exactly, पढ़ाई से आसान काम इस जीवन में कुछ नहीं है सर। क्या करना है, और कोई काम है ही नहीं अपने पास, अपने को पढ़ाई के अलावा काम है क्या सर? आपने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो, बढ़िया, फिर करेंगे, पढ़ाई करेंगे और क्या। चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं फिर अपन। हाँ भाई, तो आज अपना 10th चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं, विच इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। थ्रू आउट दी ऑल दी चैप्टर्स हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिविडेंड के बारे में भी सुना है और हमारे इंटरेस्ट के बारे में भी हमने सुना है कि ये चीज क्या होती है। सर आपने बोला कि सबसे पहले तो डिविडेंड किसको मिलता है, सर आप बताओ डिविडेंड सबसे पहले होता क्या है, मिलता किसको नहीं है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि डिविडेंड होता क्या है। सर डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कह सकते हैं। एकदम धीरे से आराम से लेमेंस जा रहे हैं, कुछ भी हाई फंटू बातें नहीं करना, अपन जनरल जनरल बातें करेंगे। क्या है सर? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ना लिख के इट इज गिवन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कह सकते हैं। सर आपने बोला डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपका आपका आपकी जो कंपनी काम कर रही है, काम करके जो प्रॉफिट कमा रही है,
वो प्रॉफिट का एक हिस्सा है डिविडेंड, जो आप अपने ओनर्स में बांटते हो। ठीक है सर, आपने बोला हाँ। अब ये ओनर्स को आपने क्या बोला? सर ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं। सर आपने बताया था कि शेयर होल्डर्स भी दो टाइप के होते हैं, तो मेरे पहले जो शेयर होल्डर्स थे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, दूसरे जो थे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे। अल्टीमेटली डिविडेंड किसको दे रही है कंपनी? सर ओनर्स को दे रही है। और आपने बताया था कि आप दो टाइप के इक्विटीज इशू करते हैं। पहला आपने बोला था कि सर इक्विटी दो टाइप के शेयर्स इशू करते हैं, जिसमें से एक था इक्विटी शेयर्स और दूसरा था प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों ही के केस में आप डिविडेंड किसको दे रहे थे? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे थे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे थे। आपने बोला ठीक है सर। बेसिक लेमन्स लैंग्वेज में हमने देख लिया कि सर डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सर डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपने बोला सर ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। सर अब चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या होता है सर? सर मैंने ना बैंक के पास गया और बैंक से जाकर लोन ले लिया। बैंक से जाकर लोन लिया, कितने साल के लिए लिया? मान लो 5 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए लिया। अब मुझे इस बैंक को 5 साल बाद इसका अमाउंट रीपे करना है। सर मेरा अमाउंट कितना था लोन का? मान लो मैंने लोन ही तो लेना है ना सर, 50 करोड़ का लोन लिया था। अब मुझे 5 साल बाद इस बैंक को 50 करोड़ रुपए रीपे करना है। लेकिन आपने बोला कि सर आपने आज बैंक से 50 करोड़ रुपए लिए, लेकिन आप 5 साल बाद भी उन्हें 50 करोड़ दे रहे हो। सर इसमें आपका आपके बैंक का क्या फायदा हुआ? बैंक ने आपको क्या क्यों दिया 50 करोड़? बैंक ने आपको ऐसे उठा के दे दिया क्या? आपने बोला नहीं सर, आपने जब बैंक से ये लोन लिया ना तो बैंक ने आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया। मान लो बैंक ने मुझ पे 8% इंटरेस्ट चार्ज किया। सर चलो 10% कर लो तुम लोगों के लिए। सर आपने बोला बैंक ने मुझ पे आप मुझ पे 10% क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। अब ये जो 10% इंटरेस्ट है ना सर पर एनम, मुझे पर एनम ये 10% इंटरेस्ट किसको देना है? बैंक को देना है। यानी ये 5 साल बाद जब मैं इसको पूरा अमाउंट रीपे कर चुका हूंगा ना, तो मैंने इसे भैया 50 करोड़ नहीं वापस किए होंगे, मैंने इसे 75 करोड़ आपको वापस करके दिए होंगे, क्योंकि मेरा 10% का इंटरेस्ट था। सर 10% इंटरेस्ट पर एनम था सर, पर एनम था, यानी हर साल मुझे 10% लग रहा था। सर आपने बोला हर साल 10%, यानी 5 करोड़ आपको हर साल लग रहा था। आपने बोला हाँ सर, 5 करोड़ आपको हर साल इंटरेस्ट लग रहा था सर। और 5 साल बाद जब मैंने बैंक को पैसा वापस किया तो मैंने 50 करोड़ नहीं वापस किए, मैंने उसे 75 करोड़ वापस किए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट। यानी हर साल 5-5 करोड़ करके मैंने बैंक को 25 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसा लैंड किया था। तो ये क्या हुआ सर? मैंने उसको इंटरेस्ट दिया। सर आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट क्या होता है हमको पता है। मैंने बोला ना, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में पहले। तो ये जो इंटरेस्ट था ना सर, ये इंटरेस्ट मेरी जो मैंने इनका पैसा यूज किया, फंड्स यूज्ड बाय मी, इस चीज का मैंने मान लो इस चीज का बैंक को रेंट दिया। बेसिक लेमेंस। सर मैंने जो बैंक का पैसा यूज किया ना, उस पैसे को यूज करने का मैंने बैंक को रेंट दिया। एज सिंपल एज दैट।
ये हमारा बेसिक डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर बात थी। अब सर इंटरेस्ट सिर्फ लोन पे हो सकता है क्या? नहीं, आपने बोला सर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, सर कंपनी इंटरेस्ट देगी, ठीक है। सर कंपनी ने मान लो बॉन्ड्स इशू किए हैं, सर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना। कंपनी ने सर डिपॉजिट लिया है तो कंपनी इंटरेस्ट देगी। ये सब क्या कर रहे हैं सर? ये सब सोर्सेज हैं, आपने बताया था ये बोरोड फंड के सोर्सेज हैं। आपने बोला था कि कंपनी या तो ओन फंड कैपिटल जनरेट करती है या लोन फंड। सर ओन फंड क्या हो गया? मेरा खुद का पैसा, माय ओन मनी, मेरा शेयर दिया जिस पैसे से मैंने। सर उसके अलावा आपने बोला था कि बोरोड फंड, मैंने बोरोड फंड लिया, लोन लिया, सर उधार लिया, उधार के बदले में मैं क्या देता हूं? सर इंटरेस्ट देता हूं। ठीक है सर, वेल एंड गुड, बढ़े आगे। ये हमारा एक ऐसा तुर्की सा, क्या कहते हैं उसको यार, वो वर्ड ही नहीं आता यार, मैं क्या बोलते हो तुम लोग? तुर्की, टर्की, छोटू सा इंट्रोडक्शन बोल लो ना यार, क्यों इतना। चलो आ जाओ, चलो शुरू करें। अब हमारा मेन कंसेप्ट देखते हैं क्या है सर, ये चैप्टर एक्चुअली बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आपने बोला ये जो जनरल पब्लिक है, इस जनरल पब्लिक के पास जो एक्सेस मनी होता है। अब सर ये एक्सेस मनी कैसे होता है? सर एक्सेस मनी वो मनी होता है जो आपने अपने सारे एक्सपेंसेस और सारी खर्चे, सारी चीजें जो आपकी नेसेसिटीज थी वो फुलफिल करने के बाद आपके पास जो क्या बचा है? एक्सेस अमाउंट, बचा हुआ पैसा बचा है सर, रिमेनिंग अमाउंट जो आपके पास आपके सारे एक्सपेंसेस करने के बाद बच रहा है, उसको आपने बोला कि सर आपका एक्सेस मनी। आपने बोला कि सर ये जो जनरल पब्लिक है जिसके पास ये एक्सेस मनी पड़ा हुआ है, ये जो जनरल पब्लिक है जिसने अपने पैसे को बचा के रखा है या फिर इनकी जरूरतें कम है और इनकी बात में दम है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना पैसा या तो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में या फिर अपना इन्वेस्ट करते हैं कहीं और, दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। तो ये जो एक्सेस पैसे को इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। सर या तो कहां कर सकते हैं? कंपनी में कर सकते हैं, या फिर आपने बोला कि उनके पास दूसरे अदर ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। क्या है सर? बैंक में एफडी खोल ली, बैंक में गया मैंने, अपने बैंक में अपने नाम की फिक्स्ड डिपॉजिट करवा ली। सर उसके बाद मैंने एलआईसी में जाके इंश्योरेंस ले लिया या एलआईसी की कोई पॉलिसी ले ली। सर इस तरीके से मैंने अपना क्या किया? सर अपना इन्वेस्टमेंट किया। अब इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले में, एफडी के बदले में या फिर किसी और पॉलिसी के बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? सर ये इन्वेस्टमेंट वो जनरल पब्लिक कर रही है जिसके पास पैसा एक्सेस में है, यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसकी सारी जरूरतें, सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बच जा रहा है पब्लिक के पास, वो पब्लिक क्या कर दे रही है? सर वो पब्लिक यहां पे आके इन्वेस्ट कर दे रही है। सर आपने बोला कि अब ये जो पैसा जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, कहां? कंपनी में। अब कंपनी का क्या है? कंपनी का कोई ना कोई बिजनेस होगा सर। आपने बोला कि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है ये दो फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है। सर आपने बोला कि या तो शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करेगी या फिर अदर सिक्योरिटीज। अब अदर सिक्योरिटीज में क्या आ गए? आपके डिबेंचर्स आ गए, आपके बॉन्ड्स आ गए, आपके डिपॉजिट्स आ गए जो कंपनीज लेती हैं। ठीक है, अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी तो यहाँ कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो ये दूसरी सिक्योरिटीज में क्या कर सकती है जनरल पब्लिक या बंदा? आपके यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। सर आपने बोला कि ये इतनी सारी राम कथा क्यों सुना रहे हो? मैं आ रहा हूं, देखो धीरे धीरे तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ूंगा तुम्हारा, तुम्हारे साथ चलूंगा, डोंट वरी, जहां जाना है साथ में जाएंगे, कोई टेंशन, कोई चिंता का विषय नहीं है। आ जाओ। सर आपने बोला कि ये जो पैसा कंपनी ने अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उसे ओनरशिप मिली। अब अगर इसका किसी ने मुझसे लॉजिक पूछा तो मैं उसके मुंह पे मुक्का मारूंगा, है ना? तो जब बंदे ने क्या किया?
शेयर्स खरीदा तो उसे उसके बदले में ओनरशिप मिली। सर आपने बोला ओनरशिप तो मिली, उसके साथ साथ क्या मिला? सर आपने बोला ओनरशिप में रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलते हैं। सर डिविडेंड के फॉर्म में कैसे मिलते हैं? आपने बोला कि मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, उस कंपनी ने कल को जाके प्रॉफिट किया, तो जब उस कंपनी ने प्रॉफिट किया तो उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दिया। कितना हिस्सा? जितने शेयर्स में उस कंपनी में होल्ड कर रहा था। ठीक है ना? जितने शेयर्स मैं उस कंपनी में होल्ड कर रहा था, मान लो मैं किसी कंपनी के 1% शेयर्स का मालिक हूं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि 1% शेयर कम होता है तो जाके एक बार रिलायंस का कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना, फिर मेरे को बोलना कि 1% कम होता है। ठीक है, तो मेरे पास मान लो किसी कंपनी का 1% शेयर है, तो सर उस 1% शेयर में कंपनी मुझे क्या दे रही है? प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट कितना दे रही है? सर उस 1% शेयरिंग का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। सर मुझे वो प्रॉफिट किस फॉर्म में मिल रहा है? सर मुझे वो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है। सर किस फॉर्म में मिल रहा है? डिविडेंड के फॉर्म में। आपने बोला ये वही बंदा था जिसके पास एक्सेस अमाउंट था, इसने अपना एक्सेस अमाउंट बचाकर उस एक्सेस अमाउंट को कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी में भी कहां इन्वेस्ट किया? सर कंपनी में उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और उसने जितने भी शेयर्स खरीदे उस शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस शेयर के हिसाब से, उसके प्रपोर्शन के हिसाब से उसको जितना प्रॉफिट मिलना था उतना प्रॉफिट कंपनी ने दी। किस फॉर्म में दी? सर डिविडेंड के फॉर्म में दिया। वेल एंड गुड। सर डिविडेंड के फॉर्म में दिया उसको। उसके अलावा आपने बोला कि सर अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, आपने बोला कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो जरूरी है क्या कि मेरे शेयर का भी वैल्यूएशन बढ़े? सर कल मैंने अपना जो शेयर था वो एक टाइम पर लिया था, मान लो 400 रुपए का शेयर मैंने खरीदा था। सर ये मैंने कब खरीदा था? ये मान लो ये मैंने खरीदा था 2020 में। ठीक है सर, आज की डेट में मेरे इस शेयर की वैल्यू कितनी है? सर आज की डेट में मेरे इस शेयर की वैल्यू 1600 रुपए है। सर 2023 में मेरे इस शेयर की वैल्यू क्या है? 1600 रुपए, 4 गुना मुनाफा। सर मेरे शेयर की 4 गुना वैल्यू बढ़ गई। सर ये क्या हुआ? इस बीच में जो डिविडेंड मिला तो मिला, लेकिन जो शेयर मैंने खरीदा था, 400 रुपए का जो शेयर खरीदा था, आज उसकी मार्केट में वैल्यू 1600 रुपए की है। सर आपने बोला ये आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ। सर आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो। वहीं आपके साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता है। आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी कंपनी का शेयर खरीदा था 400 रुपए का, आज उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 1600 रुपए। सर आपको क्या हुआ? ये आपके शेयर में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिला। कितने का? सर 1200 रुपए का अप्रिसिएशन मिला है। सर मेरे शेयर की वैल्यू 1200 रुपए से बढ़ गई है। मैंने 400 में खरीदा था, आज शेयर जो है वो 1600 रुपए का है मेरा। सर मुझे मेरे शेयर पर कैपिटल अप्रिसिएशन मिला है। यू गेट मी? ये वर्ड याद रखना, जब भी आपको आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे आप अपने शेयर्स बेचते हैं या फिर आपके शेयर्स पहुंच जाते हैं उस वैल्यू पे, ज्यादा वैल्यू पे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि उस चीज को आप कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। सर आपको आपके शेयर पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिला, आपको डिविडेंड तो मिल ही रहा था। आपने बोला ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही थी, दैट्स डिफरेंट थिंग। वहीं मेरे शेयर की वैल्यू पे भी इजाफा हुआ, मेरी शेयर की प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई, और इस बढ़ोतरी को मैंने क्या बोला? इस बढ़ोतरी को मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन बोला। ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब
इसके बाद अगर अपन देखें तो सर आपने बोला कि अदर सिक्योरिटीज में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी की, तो वो अदर सिक्योरिटीज क्या है सर? आपने बोला मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए थे कंपनी के, मैंने बॉन्ड्स ले लिए थे कंपनी के, तो आप क्या बने सर? मैं कंपनी का क्रेडिटर बन गया, यानी कंपनी मेरी कर्जदार है, कंपनी मुझे पैसा देने वाली है क्योंकि मैंने कंपनी को पैसा लेंड किया है, समझ लो। ठीक है, क्या किया है? कंपनी को पैसा दिया है, एक स्पेसिफिक टर्म के लिए मैंने पैसा दिया है, इस टर्म में मुझे कंपनी मेरा पैसा वापस कर देगी, लेकिन तब तक क्या करेगी सर? तब तक आपने बोला कि तब तक आपको रिटर्न्स में कंपनी इंटरेस्ट देती रहेगी। मान लो 5 साल के लिए पैसा दिया है कंपनी को डिबेंचर्स के फॉर्म में, आपने बोला सर ये डिबेंचर्स मेरे कंपनी 5 साल बाद रिडीम कर लेगी, यानी मेरा पैसा रिफंड कर देगी, लेकिन 5 साल तक एक स्पेसिफाइड परसेंट होता है जो कंपनी स्पेसिफाई करती है। जब आप डिबेंचर्स खरीदते हैं तो कंपनी आपको बता देगी कि सर 5 साल तक मैं आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट देते रहूंगी। ठीक है, आपने बोला कि सर आपको रिटर्न में क्या मिला? आपको रिटर्न में प्रिंसिपल अमाउंट मिला आपका, उसके साथ साथ आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? मुझे मेरा इंटरेस्ट मिला सर, किसके साथ? मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, जो भी मैंने कंपनी को दिया था। ठीक है, वेल एंड गुड। वो लोग जिनके पास एक्सेस अमाउंट था उन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया। दो तरीके से कर सकते थे, शेयर फॉर्म में, डिबेंचर फॉर्म में। शेयर में किया तो ओनरशिप मिली तो डिविडेंड मिला, कैपिटल अप्रिसिएशन मिला। अगर अगर बोरोड कैपिटल थी, अगर उन लोगों ने अपना पैसा लोन में लगाया था, दूसरी तरह का इन्वेस्टमेंट किया था, कहां पे? डिबेंचर में किया था, बॉन्ड में किया था, डिपॉजिट में किया था। सर अगर यहां पे कहीं इन लोगों ने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन लोगों को रिटर्न में क्या मिला सर? इन लोगों को रिटर्न में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिला, और ये लोग मेरे कंपनी के लिए क्या कहलाए सर? क्रेडिटर्स कहलाए। क्या कहलाए सर? क्रेडिटर्स कहलाए। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो ये कंपनी का जो बिजनेस है, ये कंपनी का बिजनेस है, ये इस बिजनेस का इनकम कंपनी का 1000 रुपए मान लो सर, कंपनी 1000 रुपए कमा रही है, 1000 रुपए में से 400 रुपए मैंने सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए सर, 400 रुपए के कंपनी के खर्चे हैं सर। ये खर्चा होने के बाद जो मेरा पैसा मेरे हाथ में बचा, इसको मैंने मेरा प्रॉफिट बोला सर। मेरी कंपनी 600 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। बिजनेस कितने का कर रही है सर? 1000 रुपए का बिजनेस कर रही है, लेकिन प्रॉफिट कितना है उस बिजनेस में? 600 रुपए का। 60% प्रॉफिट है सर। मेरा बिजनेस जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है सर। आपने बोला ये 600 रुपए आपने प्रॉफिट निकाल लिया, इस प्रॉफिट में आपने क्या करना है सर? इंटरेस्ट माइनस करना है। ये जो क्रेडिटर्स है ना, जिन लोगों से तू पैसा लेके बैठा है ना, इन लोगों को चल इंटरेस्ट निकाल के दे। तूने बहुत कमा लिया, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे इंटरेस्ट देना है, चल जल्दी से इंटरेस्ट निकाल। अब सर मैंने इंटरेस्ट निकाल के दे दिया इन लोगों को, इंटरेस्ट देने के बाद मेरे पास 500 रुपए प्रॉफिट बच गया सर। मेरा इंटरेस्ट मैंने इन लोगों को दे दिया कि सर आपसे मैंने पैसा लिया था, मैं आपका कर्जदार हूं, ये लीजिए मेरा ब्याज। सर आपने इंटरेस्ट देने के बाद आपको टैक्स भरना पड़ता है सर। आपने 30% टैक्स भर दिया सर। मेरा 30% टैक्स देने के बाद मेरे हाथ में 350 रुपए प्रॉफिट, सादा सादा सेगा प्रॉफिट बच गया है सर, 350 रुपए का। अब इस प्रॉफिट में से हमेशा से बताता हुआ आया हूं तुम्हें, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं अगर तुम्हारी कंपनी में, तो तुम पहले डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे, क्योंकि उनके नाम में ही प्रेफरेंस है सर। आपने बोला कि जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देगी? प्रॉफिट का हिस्सा देगी, डिविडेंड देगी। उसके बाद अगर उनसे कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना। आपने बोला सर मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जाने वाला है 50 रुपए का, मेरे पास प्रॉफिट बहुत है 350, लेकिन आपने हमको यह भी बताया था कि जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर देते हो तो उसमें आप एक परसेंट डिसाइड करते हो कि इतना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा। उनका प्रॉफिट, उनका रिटर्न्स जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है सर। आपने हमको बताया था, हमें याद आ रहा है।
आपने बोला सर ये पैसा देने के बाद सारा प्रॉफिट जो था ये कौन रखेगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स रखेंगे। 300 रुपए का जो प्रॉफिट है ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। आपने बोला अल्टीमेटली कंपनी किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की है, तो सारा प्रॉफिट दे दो ना उनको। कंपनी ने बोला थंब जरा, समझ जरा, रुक, उड़ मत। पूरा 300 अगर मैंने तेरे को दे दी तो मैं अपने बिजनेस में क्या लगाऊंगी? कल को अगर मुझे एकदम से पैसा लगा तो क्या मैं तेरे से वापस मांगूंगी पैसा? भाई सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बैठ के सोचने लगे यार इसने तो काट दिया अपना, साला क्या क्या सपने दिखाए थे। 300 हमने सोचा था क्या नहीं कर लेंगे, लेकिन अब ये बोल रही कि नहीं पूरा पैसा मत रख। तो कंपनी ने बोला मेरी बात सुन, कल को अगर मुझे बिजनेस एक्सपांड करना रहा, कल को अगर मुझे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना रहा, कल को अगर मैंने बोला कि मुझे और पैसा लग रहा है बिजनेस में, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग फिर से पैसा दोगे क्या मेरे को? तो ऐसा मत करो, मेरे को वापस तुम लोग पैसा मत देना। देखो अल्टीमेटली अगर कल को मैं बंद होती हूं तो ये पैसा तो सादा सादा तुम्हारे पास ही जाने वाला है, तुम्हारा ही अल्टीमेटली पैसा, मैं तो रखने वाली हूं नहीं। कंपनी कह रही है ये शेयर होल्डर से अपने, ठीक है। तो अभी एक काम करो, बोले कि यार तू ना अभी 100 रुपए रख, जैसे मम्मी नहीं करती हैं कि जब याद है घर में मेहमान आता है तो मेहमान आप लोगों को पैसे दे के जाते हैं, इधर से मम्मी इशारा करती हैं लेना नहीं, इधर से मेहमान बोलते हैं ले 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 ले, आप हिसाब से चुपचाप से रख लेते हैं। लेकिन फिर मम्मी आपके पास मेहमानों के जाने के बाद आती हैं और आपसे बोलती हैं देख ये पैसा तेरा ही है, ठीक है, मैं ये पैसा अभी अपने पास रख लेती हूँ। ये मम्मी ने 500 का नोट लिया तुमसे और अपने पास रखा, और मम्मी तुमको चुपचाप से 20 का नोट दे देती है, जे ये ले लॉलीपॉप लेके आ जाना। अब ये पैसा कहाँ जाता है ना, ये कभी नहीं मिलता, आज तक नहीं समझ में आया। मम्मी से पूछो मम्मी मेरे 500 रुपए, बोले लगा दिया ना तेरी फीस में, दे दिया ना हमने फीस, तेरे से मांगा क्या पैसा? तो कंपनी इज लाइक योर मम्मी। सर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि सर सुनो मेरी बात सुनो, ये लो ये 100 रुपए की लॉलीपॉप दी आपको मम्मी ने, और बोला कि ये जो 200 रुपए बचे हैं ना ये मैं अपने पास रख लेती हूँ, जब तू कल जाएगा स्कूल वगैरह जाएगा फीस लगेगी तो पैसा लगना है। सर या फिर आपने बोला कि कल जब तुझे पैसे लगेंगे तो मैं तुझे वापस दे दूंगी, ये आपकी मम्मी ने बोला। सर वो पैसा कभी नहीं मिलता, वो पैसा जो जाता है ना वो कभी नहीं आता। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी अगर कल को बंद होती है ना तो ये पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। आपने बोला ठीक है सर, ये 300 रुपए में से 100 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दिया। अब आपने बोला कि ये जो 200 रुपए बचे इसका कंपनी क्या करने वाली? सर इसको कंपनी अपने रिजर्व्स में रखती है, इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स देखा है हमने? बोला सर प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा जो हमने हमारे आने वाले कुछ अनसर्टेनिटी या फिर कभी हमको आगे पैसा लग जाए तो उसके लिए हमने रिजर्व करके रखा है। ये क्या थी मेरी? ये रिटेन्ड अर्निंग थी। तो मैंने अपना पूरा प्रॉफिट बांटा क्या अपने शेयर होल्डर्स में? आपने बोला नहीं 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 नहीं, तूने पूरा प्रॉफिट नहीं बांटा, तूने 100 रुपए दे दिया और 200 रुपए अपने पास रिजर्व करके रख लिए कि कल को अगर कोई आपदा आ जाती है तेरे ऊपर, कल को अगर तेरे को पैसा लगता है एकदम से तो तू ये पैसा यहां से इस्तेमाल कर लेगी, तो वापस से शेयर होल्डर से नहीं मांगेगी। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। तो ये इस तरह से हमारा जो डिविडेंड का या प्रॉफिट का या रिटेन अर्निंग का कह लो, ये जो फ्लो है ना, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट का फ्लो चलता है। ठीक है सर, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सर आपने बोला डिविडेंड किन किन बेसिस में आप देते हो। अभी हमने हार्डकोर डिविडेंड के ऊपर बात करना शुरू कर दिया है। सर आपने बोला कि डिविडेंड किस किस बेसिस पे देते हो। सर आपने बोला डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आपने बोला डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। अब हमने बोला सर शेयर का तो समझ में आ रहा है, तू इक्विटी और प्रेफरेंस की बात कर रहा होगा, लेकिन ये बेसिस ऑफ टाइम क्या बताया तूने, एक बार फिर से बताइयो। बताता हूं, आओ ये देखो, जब टाइम के बेसिस पे कंपनी डिविडेंड देती है तो वो कब देती है? एक तो सर वो फाइनल डिविडेंड देती है आपको। सर फाइनल डिविडेंड कैसे? सर जब आखिरी में, साल के आखिरी में सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके जो डिविडेंड निकलता है वो आपको कंपनी दे रही है।
सर ये आपको कब देती है कंपनी, ये डिविडेंड कब डिक्लेयर करती है, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में। आपने देखा था एनुअल जनरल मीटिंग कितने बार होती है साल में, सर एनुअल मतलब क्या, साल में, साल में एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग है तो साल में एक ही बार होगी ना सर, साल में एक बार जब ये आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब आप अपना ये डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। ठीक है सर, आपने बोला ठीक है, चल फाइनल हमें समझ में आ गया, फाइनल मतलब साल में एक ही बार दे रही है। सर आपने बोला ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, अब तू नई नई चीजें बता रहा है हमको, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ नया नहीं है, एकदम फुद्दू सा ये है, टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड आपको दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड देती है कंपनी, उसको आपने इंटरिम डिविडेंड बोला। सर कितने भी बार दे सकती है कंपनी, जितने बार देना चाहे उतने बार दे सकती है। याद है एक कंपनी के बारे में बताया था, वेदांता, सर वेदांता लिमिटेड साल में 4 बार डिविडेंड देती है, साल में 4 बार डिविडेंड दे रही है सर, इंटरिम डिविडेंड। जब आप दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो ना, तब उस डिविडेंड को हमने इंटरिम डिविडेंड बोला है। सर इंटरिम डिविडेंड यानी क्या, जब कंपनी आपको साल के बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है। सर क्यों करती है ऐसा, कंपनी को ऐसा लगता है कि सर अभी मेरे पास, मैं बहुत कैश रिच हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे अभी इस पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने शेयर होल्डर्स में इंटरिम डिविडेंड दे रही हूं, मैं चाह रही हूं कि मैं साल के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूं। सर कंपनी की इच्छा है, कंपनी को लगता है कि उसके पास एक्सेस प्रॉफिट है, कंपनी को लगता है कि उसके पास भरपूर इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को लगता है कि उसे अभी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, कंपनी को लगता है कि मैं बहुत कैश रिच कंपनी हूं एज ऑफ नाउ, तो मैं इस कैश को, सर मेरा कैश आइडल पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, जबरदस्ती कैश रखे रखे एक का दो हो रहा है क्या, आपने बोला नहीं, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इस कैश को, मैं इस सरप्लस प्रॉफिट को, मेरे पास जो एक्सेस कैश है, मैं इस चीज को अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड क्या कर रही हूं, डिविडेंड के फॉर्म में दे रही हूं। सर आपने बोला कि तो फाइनल डिविडेंड तो दे रही है ना, मतलब साल के आखिरी में तो डिविडेंड दे रही है ना। अरे यार मेरे को नहीं करना साल के आखिर का इंतजार, मैं चाह रही हूं कि मैं साल के बीच में डिविडेंड दूं अपने शेयर होल्डर्स को, बताओ क्या करोगे। तो बोला कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है चल ठीक है, जब भी तेरा मन करे ऐसा कि तेरे को साल के बीच में डिविडेंड देना है, तू दे देना, और उसको फाइनल डिविडेंड मत बोलना, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलना। ठीक है सर, आपने बोला कि साल के बीच में जब भी आपने डिविडेंड दिया उसको आपने इंटरिम डिविडेंड बुलाया। साल के बीच में मतलब कब, एक एनुअल जनरल मीटिंग से दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में आपने जितने भी बार डिविडेंड दिया, उस डिविडेंड को आपने क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड बोला। ठीक है, ठीक है सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेयर तो तू मत ही पड़ा हमको, हमको पता है, तू बेवकूफ मत समझा कर हमको कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसको तू प्रेफरेंस डिविडेंड बोलता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है उसको तू इक्विटी डिविडेंड बोलता है। इसीलिए तूने यहाँ पे लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है उसको उस हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, मेरी गलती, माफ कर दो मेरे को पता है तुम लोगों को आता है, मैंने मान लिया। आजा बच्चा, आजा आजा आजा, पढ़ाई कर ले, इधर देख ले, सो मत, आजा, उठ जा उठ जा। हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, यही हूँ मैं, यही हूँ, चलो बढ़े आगे। हाँ भाई चल, बेस्ड ऑन अबव एक्सप्लेनेशन, अरे सर, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज distributed to shareholders after making payment of interest to creditors and taxes to government and after retaining for future requirement and growth and expansion। आपने बोला डिविडेंड, तूने उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट को बोला जिस जब तूने अपना क्या किया, अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, प्रॉफिट दिया, कब दिया, जब तूने अपने क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दे दिया।
जब तूने अपनी गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दे दिए, जब तूने अपने लिए पैसा रिटेन कर लिया, अपने पास पैसा रिटेन करके रख लिया कि सर ये पैसा मुझे ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए लगने वाला है, तो मैं ये पैसा निकाल ले रही हूं, अपने पास रख ले रही हूं कंपनी, और फिर उसके बाद जो पैसा बचा इसको तूने एज अ डिविडेंड क्या कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। आपने बोला ठीक है समझ गए। चल नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो अभी तक क्या बता रहा था तू, जब तू इंट्रोडक्शन अब देने वाला है तो सर इधर चैप्टर शुरू हुआ है सर, मैं क्या करूं बताओ। अब तो चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं, ये तो वार्म अप था हमारा, अभी तक हमने सिर्फ वार्म अप किया है, अब हम एक्चुअली जो चैप्टर है उस पे बात करने वाले हैं। आपने बोला यार काट दिया, हमारा काट दिया, बेवकूफ बनाता है। नहीं रे बच्चा, आ जाओ, चलो इंट्रोडक्शन शुरू करें। चलो भाई देखते हैं, चलो समझो। हाँ भाई, तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेजरली अ कंपनी हैज इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव। क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सर हमारी कंपनी का, कि प्रॉफिट बनाना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है सर, मेजरली हमारी कंपनी का क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है, कि आपको प्रॉफिट बनाना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। आपने बोला ठीक है सर, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट with an aim of getting returns out of the profit of the company। आपने बोला कि सर शेयर होल्डर जब आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब आपको पैसा देते हैं, तो उनका एम क्या होता है, उनका एम यही होता है कि सर उन्हें रिटर्न में आपसे प्रॉफिट मिले। सर अब ये प्रॉफिट मतलब क्या बताया आपने, आपने बोला कि सर जो आपकी इनकम है उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो पैसा आपका बचता है उसे आप प्रॉफिट बोलते हैं। आपने बोला ठीक है सर, अब हम लोग एक बार हमारा मीनिंग देखते हैं। किस चीज का मीनिंग देख रहे हैं सर, हम हमारे डिविडेंड का मीनिंग देख रहे हैं। सर देखो, टर्म डिविडेंड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड डिविडेंडम डिविडेंडम से डिराइव हुआ है। सर आपने बोला कि हमारा जो डिविडेंड वर्ड है वो डिविडेंडम वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है विच इज टू बी डिवाइडेड, दैट विच इज टू बी डिवाइडेड। सर आपने बोला कि ये जो डिविडेंड है इसका मतलब ही ये है दैट विच इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है सर, that part of profit which is distributed amongst the shareholder। ये वो प्रॉफिट, वो पार्ट है उस प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सारे शेयर होल्डर्स में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इट इज शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट of the company to which shareholder is entitled when it is formally declared by the company। आपने बोला कि सर ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सर प्रॉफिट आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कब होगा, जब ये फॉर्मली डिक्लेयर हो गया है, कंपनी ने जब फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई हम आपको हमारे प्रॉफिट का हिस्सा देने वाले हैं, हमारी कंपनी ने प्रॉफिट किया है, मतलब आपकी कंपनी ने प्रॉफिट किया, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स आर द ओनर, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो इस प्रॉफिट का हिस्सा हम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आपको डेफिनेशन में बताया कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। आपने बोला कि सर ये वो चीज है, डिविडेंड वो चीज है विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको सर, शेयर होल्डर्स को। कहां से, आपके प्रॉफिट्स में से या फिर आपके रिजर्व्स में से। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे जो डिविडेंड है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार फीचर्स देखते हैं हमारे डिविडेंड के फीचर्स क्या हैं। सर ये जो है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर।
सर ये वो पोर्शन है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। क्या करती है सर? अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और ये पे जो कर रही है कंपनी, कहां से कर रही है? आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है। सर आपका जब प्रॉफिट होगा तब ही तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो अपने प्रॉफिट्स में से ये कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसको दे रही है? शेयर होल्डर्स को दे रही है। अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय कंपनी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपके शेयर होल्डर्स ने जब आपकी कंपनी में पैसा लगाया था तो उनका एम यही था दैट दे आर गोइंग टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम द कंपनी एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आपने बोला हाँ सर, कंपनी में पैसा आया था, जब कंपनी को पैसा मिला था शेयर होल्डर से, तब उनका होल एंड सोल पर्पस तो यही था ना कि सर कंपनी कल को जाके प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे अपना हिस्सा देगी। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपने प्रॉफिट देना ही है। सर आपने बोला कि ये प्रॉफिट जो है या तो आप डिविडेंड के फॉर्म में दो या फिर आप वैल्यू आपके शेयर्स का कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है तो वो भी अल्टीमेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का ही है ना। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे डिविडेंड देना, कोई डिविडेंड ना देने की कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है और आपको लगता है कि सर मेरे पास एक्सेस अमाउंट है प्रॉफिट का, आप इस प्रॉफिट का कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ना इसको एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, ना आप अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई आप कुछ मत करो। रखे रखे पैसे को एक का चार नहीं हो रहा है, पैसे अंडे नहीं दे रहे हैं आपके बैठे बैठे वहां पे, तो आप चुपचाप ये पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपने बोला ठीक है सर। पेड ओनली टू शेयर होल्डर्स, किसको दिया जाता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आपने बोला कि ये जो चीज है ना, ये जो पोर्शन है प्रॉफिट का, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, लेकिन शेयर होल्डर्स के अलावा ये प्रॉफिट किसी को नहीं मिलेगा सर। आपने बोला ठीक है। इफ company issued equity shares with differential rights to dividend, then dividend will be paid according to terms of issue। आपको मैंने पढ़ाया था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था which was differential rights। आपने बोला था differential issues, क्या था उसमें सर? आपने बताया था कि उसमें आपको एक से ज्यादा डिफरेंशियल, एक से ज्यादा क्या मिलता है सर? आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, इसलिए आपने उसको क्या बोला? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या बोला सर आपने? सुपीरियर वोटिंग राइट्स। सर एक से ज्यादा वोटिंग राइट्स मिल रहा है। अब मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी के बहुत सारे ओनर्स हैं सर, बहुत सारे ओनर्स हैं मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब इनमें से एक चंक बहुत ऐसा भी होगा कि सर आप ना मीटिंग्स में आते नहीं हो, आप अपना वोट देते नहीं हो, आपको सिर्फ कंपनी के डिविडेंड से मतलब है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं सर? इन लोगों ने डिसाइड किया कि सर आप ना एक काम करो, मुझे मेरे वोटिंग राइट्स ले लो मुझसे, या फिर मेरे वोटिंग राइट्स ले लो और मुझे डिविडेंड ज्यादा दे दो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के पार्टिसिपेशन में पूरा अपना सहयोग करते हैं कि भाई कंपनी के जो डिसीजंस हो रहे हैं उसमें मेरा पार्टिसिपेशन होगा ही होगा, मुझे एक से ज्यादा वोटिंग राइट चाहिए अपने शेयर्स पे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स याद करो, एक से ज्यादा वोटिंग राइट्स चाहिए। तो उस केस में आपकी कंपनी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होगी कि सर अगर आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा चाहिए तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा कंपनी में, चलेगा क्या? तो कुछ होते हैं जो मानते हैं कि हाँ हमको डिविडेंड कम मिला चलेगा, लेकिन हमारा कंट्रोल जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो से है, हमारी बात में जो है वो वजन होना चाहिए। हमको एक से ज्यादा वोटिंग दे दो चलेगा, डिविडेंड कम दिया तो भी चलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जब कंपनी इशू करती है ये शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जब आपको देती है, तो वो सब सारी कंडीशंस उसमें स्पेसिफाइड होती हैं। आपने बोला ठीक है सर। डिविडेंड इज नॉट पेड आउट ऑफ कैपिटल। सर याद करो, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि कंपनी आपके इश्यू पे आपसे प्रीमियम ले सकती है पैसा। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी चाहे तो 500 ले ले, 50 ले ले, 100 ले ले, जितना लग रहा है कंपनी को उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से वो ले सकती है। तो ये 10 रुपए के शेयर के ऊपर जो पैसा कंपनी बुलवा रही है आपसे वो प्रीमियम अमाउंट था, वो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल थी। सर अब उस कैपिटल को आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे क्या? हमने पढ़ा था कि नहीं। आपने बोला था सर कि ये जो प्रीमियम अमाउंट है जो कंपनी बुलवाती है इसे आप एज डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। वैसे ही आप जब अपने शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं
कंपनी की कैपिटल को रेज करने के लिए, तो उस कैपिटल को रेज करने के लिए जो पैसा लिया है ना आपने, उस पैसे को डिविडेंड की तरह नहीं बांट सकते, क्योंकि वो डिविडेंड नहीं है आपका, वो आपकी कैपिटल है। उस कैपिटल को जब आप इस्तेमाल करोगे, अपने बिजनेस में लगाओगे, तब जाके जब कुछ प्रॉफिट होगा बिजनेस का, तो उस प्रॉफिट में से हिस्सा दे देना, उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन आप बोलो कि आपने हमसे ही कैपिटल ले लिया और हमें ही वही कैपिटल वापस डिविडेंड के फॉर्म में दे दी, डज दैट मेक सेंस? सर आपने बोला नहीं, दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मेरा ही पैसा आपने मुझसे लिया और मुझे ही वापस कर दिया डिविडेंड बोल के। सर दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो आप कैपिटल के फॉर्म में, मतलब जो कैपिटल है आपका, उस कैपिटल को आप डिविडेंड के फॉर्म में आप अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। ठीक है सर। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट एजीएम। हमने देखा है कि सर रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं क्या? डिविडेंड। लेकिन अप्रूवल कौन देगा? ओनर्स देंगे। ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स कहां पे मिलते हैं? सर एजीएम में मिलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है उसमें शेयर होल्डर्स आके मिलते हैं और डिसाइड करते हैं क्या? आपने बोला आपका डिविडेंड। चलो सर, वेल एंड गुड। Dividend of previous year cannot be cleared. Sir, dividend of previous year cannot be cleared once year annual accounts has been approved in AGM. ये cleared नहीं है, ये declared है। ठीक है। आपने बोला कि सर प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था, आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था, जो आप डिविडेंड में बांटने वाले थे, डिक्लेयर नहीं किया था। आपने बोला कि सर प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था वो आप एक बार जब आपके सारे एनुअल अकाउंट्स क्या हो गए? सर आपके सारे एनुअल अकाउंट्स आपके अप्रूव हो गए ना, आपके ऑडिटर ने अप्रूव कर दिया, आपके शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार आपके एनुअल अकाउंट्स यानी आपकी बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह जो भी आपके एक बार फाइनल हो गए ना, उसके बाद आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। कब की बात हो रही है? ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। अगर आपने पिछले साल के ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे एनुअल अकाउंट्स क्या कर लिए हैं? सर आपने अप्रूव कर दिए हैं, उसके बाद आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। सर नेक्स्ट क्या है? वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। आपने बोला कि सर अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो मत दो, आपकी इच्छा। आपको लगता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल करने वाले हो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, आपने एक बार हल्ला मचा दिया कि सर आपने डिविडेंड मिलने वाला है, उसके बाद आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है, कंपनी के ऊपर उधार चढ़ जाता है कि सर अब हमने डिक्लेयर कर दिया ना तो अब हमें देना ही है। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि एक बार आपका डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद आपको डिविडेंड नहीं दिया। सर पेनल्टी लग जाती है कंपनी के ऊपर। वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स। आपने बोला ओके सर, समझ में आ गया। सर नेक्स्ट देखते हैं, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। सर आपने बोला कि इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो साल के बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। तो ये जो फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है, सर समझो जब भी आप डिविडेंड बोलोगे तो ये डिविडेंड आपका फाइनल डिविडेंड है, इंप्लाइड है। जब भी आप डिविडेंड बोल रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड की, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली गिवन कि आपका इंटरिम डिविडेंड है वो क्या कहलाएगा? वो फाइनल डिविडेंड कहलाएगा। जब भी आप इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे होंगे तो उसके सामने इंटरिम डिविडेंड लिखा होगा। लेकिन जब जब आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड ही है। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि आपका जो फाइनल डिविडेंड है ना, वो इंटरिम डिविडेंड उसमें ही इंक्लूडेड है। आपने बोला ठीक है सर, डिविडेंड इज पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। आपने बोला आपने जब बोनस शेयर्स दिए थे तो आपने अपनी प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया था और हमको शेयर्स इशू कर दिए थे। लेकिन आपने हमको एक टॉपिक पढ़ाया था दैट द डिविडेंड इज नॉट, सॉरी द बोनस इज नॉट अ ल्यू ऑफ डिविडेंड। आपने बोला था कि तू ये नहीं बोल सकता कि मैंने तुम्हें बोनस दे दिया है, मैंने तुम्हें बोनस शेयर्स दे दिए हैं तो अब मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तू सुन, हमको डिविडेंड भी दे और बोनस भी दे।
अगर तू डिविडेंड बोनस दोनों दे रहा है तो भी चलेगा, अगर तू सिर्फ बोनस दे रहा है तो भी चलेगा, अगर तू सिर्फ डिविडेंड दे रहा है तो भी चलेगा। तू लेकिन ये मत बोल कि मैंने तुम्हें बोनस दे दिया था तो मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डिविडेंड जो है वो हमेशा कैश में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है मतलब बैंक में दिया जाता है, कैश इंक्लूड्स बैंक, ओके। आपने बोला कि सर बैंक में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है मतलब बैंक में दिया जाता है, काइंड में नहीं दिया जाता है, आपको शेयर्स नहीं देंगे आपके डिविडेंड के बदले में, वो बोनस इशू कहलाएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि सर डिविडेंड अलग होता है, बोनस अलग होता है, कैश में दिया जाता है, काइंड में नहीं दिया जाता, ठीक है। पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, सर ये क्या कह रहा है, पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। आपने बोला कि आपकी कंपनी ने आपसे 8 रुपए बुलवाया था, कितने कॉल किया था, 8 रुपए, आपने दे दिए 10 रुपए। अब अगर आप कंपनी से कल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ये 10 रुपए पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है, नहीं, आपको ये 8 रुपयों पर ही डिविडेंड मिलेगा। आपने बोला कि सर आपने 6 रुपए दिए थे तो आपको 6 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा। जितना भी कंपनी ने कॉल किया है और जितना भी आपने दिया है, विच एवर इज हायर, ठीक है, और विच एवर इज लोअर। आप बताओ सर, आपने बोला कि अगर कंपनी ने कल मुझसे 8 रुपए बुलवाए हैं, मैंने 6 रुपए दिए हैं और इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो मुझे 6 रुपए पर ही डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कंपनी को 10 रुपए दे दिए जबकि कंपनी ने बुलवाए 8 ही थे, तब भी मुझे 8 रुपए में ही मिलेगा सर। आपने बोला ठीक है। इट इज नॉट पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। सर ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि आपने एडवांस में पैसा दे दिया तो आपके एडवांस वाले पैसे पे आपको पैसा नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपने आपसे जितना कंपनी ने मांगा था उतने ही पैसे में आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है हमारे डिविडेंड के। सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं, डिविडेंड कहाँ कहाँ से आप डिविडेंड दे सकते हो। सर आपने बोला कंपनी कैन पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ फॉलोइंग, किससे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। आपने बोला कि सर आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपने डिसाइड किया कि आप डिविडेंड दोगे। आपने बोला कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से आपने डिसाइड किया कि आप प्रॉफिट दोगे, सर कर सकते हो, ठीक है। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है, समझो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये क्या कह रहा है सर, डेप्रिसिएशन आपको हरीश सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं आपको एक ग्लिम्स दे दे रहा हूँ। सर डेप्रिसिएशन मतलब जब आपका कोई एसेट है, आपका एसेट जब चलता है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उस एसेट की वैल्यू कम होती है, तो आपने वो दिखाना है। वो डेप्रिसिएशन करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप प्रॉफिट दोगे। अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किया है सर, तो आपका जो एसेट है, आपका जो प्रॉफिट है ना, वो ओवरस्टेटेड दिखेगा, वो ज्यादा दिखेगा, जो कि चीटिंग कहलाएगी। आपने बोला कि सर एसेट की वैल्यू जो है वो ओवरस्टेटेड दिखेगी, बैलेंस शीट में ज्यादा दिखेगी, जबकि उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो आपने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, ठीक है। ये हरीश सर और आपको डिटेल में डेप्रिसिएशन समझाएंगे जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे उनसे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। सर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज होती हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पैसा प्रोवाइड करती है, तो उस पैसे में से आप डिविडेंड दे सकते हो, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, मैंने ऐसा ये कह रहा है इसलिए बोला क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। कभी भी गवर्नमेंट आपको, आपकी कंपनीज को पैसा ऐसे नहीं देती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको डिविडेंड में, ठीक है। गवर्नमेंट जनरली आपको बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सो दैट यू कैन यूज दैट फंड्स, यू कैन यूज दैट मनी ऑन योर बिजनेस टू एक्सपैंड योर बिजनेस, है ना। तो उस एक्सपेंशन से आपको प्रॉफिट होता है बेसिकली। आप वो पैसा लेकर अपने शेयर होल्डर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वो चीज ऐसे बताई कि ऐसा ये कह रहा है, और जैसा कॉमन प्रैक्टिस है, जो जैसी प्रैक्टिस होती है वो भी आपको बता दूं, ठीक है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सर कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, आपने अपनी कंपनी का कोई फिक्स्ड एसेट बेचा। सर कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी थी,
सर कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी थी जिसकी वैल्यू 100 करोड़ थी, कंपनी ने उस बिल्डिंग को बेचा जिसकी वैल्यू 500 करोड़ हो गई थी और कंपनी ने बेच दिया, ठीक है। तो ये जो 400 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी को, इस 400 करोड़ में से कंपनी जो है वो डिविडेंड के फॉर्म पर पैसा दे सकती है, ठीक है। इसी का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट्स। आपने बोला कि आपने अपनी कोई फिक्स्ड असेट को बेचकर प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में से आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज योर डिविडेंड। आपने बोला ठीक है सर। क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है सर? आपने बोला रियलाइज्ड इन कैश, आपने बोला आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए सर इस चीज़ की, आपने बोला सर ये प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट्स इज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। आपने बोला कि सर आपने पहले आपकी असेट एंड लाइबिलिटी को क्या करना है? आपने बोला रिवैल्यूएट करना है सर, रिवैल्यूएशन करना है आपका कि क्या आपकी असेट्स और आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपके असेट्स जो हैं आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिविडेंड देने से पहले ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। आपने बोला सर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स कंपनी प्रॉफिट दे सकती है। कहां से? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स कंपनी, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, याद है फ्री रिजर्व्स का आपने बोला था कि सर फ्री रिजर्व्स का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, फ्री रिजर्व्स किसी भी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो फ्री रिजर्व का एक यूज ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने डिविडेंड के फॉर्म में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है, डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है। आपने बोला ठीक है सर, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऊपर देख लिया है, कैपिटल में से नहीं पेड कर सकती कंपनी डिविडेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं अपने डिक्लेरेशन के। डिविडेंड आपने जो डिक्लेयर किया है उसके क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो आप बोर्ड मीटिंग बुलवाएंगे सर, बोर्ड मीटिंग में आप डिविडेंड रिकमेंड करेंगे। कौन रिकमेंड करेगा सर? बोर्ड रिकमेंड करेगा। एंड बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्यों होता है सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए हम बोर्ड मीटिंग बिठाते हैं? किस चीज से रिलेटेड? सर आपने बोला कि आपको रेट और अमाउंट जो है किस परसेंट में या फिर आप कितना अमाउंट एज अ डिविडेंड आप देने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला बुक क्लोजर डेट डिसाइड करनी है। सर ये बुक क्लोजर डेट क्या है? सर समझो ये कंपनी ना एक डेट डिसाइड करती है। मान लो कंपनी ने आज की डेट डिसाइड करी, आज क्या डेट है? छोड़ो आज की डेट छोड़ो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आज है 30 जून है आज, ठीक है, आज 30 जून है। कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया हमारे कंपनी में इस डेट तक जो भी शेयर होल्डर्स था, ठीक है, इस डेट तक आपने बोला कि जो भी शेयर होल्डर था हम इस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। रिकॉर्ड डेट वाला कंसेप्ट याद आ रहा है कि कंपनी एक डेट डिसाइड करती है, इस डेट तक आपने बोला कि जो बंदा मेरा शेयर होल्डर था, क्योंकि हमने देखा है कि शेयर होल्डर्स जब हम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं तो हमारा सेलिंग बाइंग बहुत इजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो लोग क्या है सेलिंग बाइंग करते रहते हैं शेयर की। तो कंपनी कहती है कि भैया इस डेट तक जो बंदा मेरा शेयर होल्डर था मैं उस बंदे को ही डिविडेंड दूंगी। अब इस बंदे के इस डेट के बाद अगर किसी ने अपने शेयर्स बेच दिए तो उसको डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे ने इस डेट के बाद शेयर्स खरीदे हैं, अगर किसी बंदे ने इस डेट के बाद शेयर्स खरीदे हैं तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा सर। अगर इस डेट के पहले खरीद लिया उसने तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद खरीदे हैं, भैया डिक्लेयर कर दी है कंपनी ने, क्या कर दिया है कंपनी ने? रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दी कि इस डेट तक आप अगर मेरे शेयर होल्डर थे तो ही मैं आपको डिविडेंड दूंगी, अदरवाइज उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। सर आपने बोला कि ऐसा क्यों? ट्रेडिंग नहीं रुकती है सर, आपने बोला कि ट्रेडिंग बाइंग जो है वो चलती रहती है, लेकिन आपकी बुक क्लोज हो जाती है, तब तक आप रजिस्टर में नाम नहीं लिखते हैं अपने शेयर होल्डर्स का, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। डेट ऑफ एजीएम, आपने बोला कि सर एजीएम क्यों बुलवाना है? एजीएम याद करो हम इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि डिक्लेयर जो करता है डिविडेंड वो बोर्ड करता है, रिकमेंड जो करता है वो बोर्ड करता है। लेकिन आपने बोला कि सर अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल तो शेयर होल्डर्स देते हैं। अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल तो शेयर होल्डर्स देते हैं। आपने बोला हाँ सर। अब देखो बैंक विद विच सेपरेट अकाउंट इज टू बी ओपन, आपने बोला कि सर जब आप डिविडेंड दोगे तो कैश के फॉर्म में दोगे, अभी कैश के फॉर्म में जब आप दोगे तो आपके पास कोई बैंक होना चाहिए जो इन सब चीज़ों का ट्रांजैक्शन करे।
तो आप इस कंपनी की इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि किस बैंक के साथ हम किस बैंक में हम अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं फॉर दिस ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शन कौन सा बैंक संभालेगा हमारा, तो ये सारी चीजें हम कहां पे डिसाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम हमारी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं। कहां डिसाइड कर रहे हैं सर, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं। क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं सर, रेट और अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं डिविडेंड का, सर हमारी बुक क्लोजर डेट डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद आपने बोला कि सर एजीएम की डेट कब होगी वो डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद आपने बोला कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट कहाँ पे खुलवाना है, कौन से सेपरेट बैंक में बैंक अकाउंट होगा हमारा, किस बैंक में हमारा सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जहां पे ये सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। I'm सॉरी, ठीक है। चलो सर, उसके बाद हमने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, बोर्ड मीटिंग कर ली, अब जनरल मीटिंग होगी। सर डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, कहाँ पे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में हम अपने जो शेयर होल्डर हैं उनसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। आपने बोला शेयर होल्डर कैन नॉट डिक्लेयर हायर रेट देन रिकमेंडेड बाय बोर्ड। आपने बोला कि सर बोर्ड ने आपको 3% या 4% या 10% डिविडेंड आपका क्या किया है, डिक्लेयर किया। सर आप ना डाउनवर्ड जा सकते हो एज शेयर होल्डर, आपने बोला कि नहीं हमको 10% नहीं चाहिए, हम 6% चाहते हैं, बाकी पैसा आप अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में लगा दो। ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे कैसे, हमको 10% नहीं, हमको 12% चाहिए, हमको 15% चाहिए, सर ऐसा नहीं होगा। आपका रिवीजन जो होगा वो डाउनवर्ड्स ही होगा। आपने बोला कि अगर जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है उससे आप अगर रिवाइज करके कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सर यू आर गुड टू गो। बट आपने बोला कि सर बोर्ड ने जो रिकमेंड किया उससे ज्यादा आप डिसाइड करना चाहते हैं, आपने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। once declared cannot be revoked and cannot be declared twice in a year। आपने बोला जो आपका फाइनल डिविडेंड है वो साल में एक ही बार डिक्लेयर होगा, और एक बार जब डिक्लेयर हो गया तो उसको रिवोक नहीं कर सकते, उसको आप यू कैन नॉट स्टेप बैक ऑन योर वर्ड्स। आपने बोला कि डिक्लेयर हो गया है, आपने बोला कि हम डिविडेंड देंगे तो आपको देना पड़ेगा। सर आपके कपड़े उतर जाए, आपको कपड़े बेच के आपको डिविडेंड देना पड़े, लेकिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी बैठेगी नहीं तो आपके ऊपर, बोला ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने बोला कि हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। अब ये सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करेगा सर, किसको खुलवाना है, जो सारी कंपनीज हैं उनको तो खुलवाना ही है। क्या करेंगे, डिपॉजिट का सारा पैसा जो है ये सेपरेट बैंक अकाउंट में, कहां पे, सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाएगी कंपनी। कब, अमाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन। जिस दिन आपने अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वहां से 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में अपना डिविडेंड का पैसा डाल दो। ये सेपरेट बैंक अकाउंट कहां होगा, किसी शेड्यूल्ड बैंक में होगा, और आपने डिक्लेयर करने से 5 दिन के अंदर अंदर ये पैसा अपने उस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, और इसी अकाउंट से सारे शेयर होल्डर्स को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने बोला ठीक है सर। अगर लिस्टेड कंपनी है, अब समझो, अगर लिस्टेड कंपनी है, सर आपने बोला लिस्टेड कंपनी है तो देगी ना डिविडेंड, सर क्यों ऐसा, अनलिस्टेड कंपनी नहीं दे सकती। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपना डिविडेंड नहीं देती हैं अपनी पब्लिक को, अपने शेयर होल्डर्स को, ऑफ कोर्स देती हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, सर स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन के पहले, कितने दिन के पहले, 2 दिन के पहले, किस चीज के, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन के पहले इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि भैया हम बोर्ड मीटिंग रख रहे हैं। सर इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड मीटिंग डिक्लेरेशन के बारे में बताएगी, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। कौन से स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, जहां पे इस कंपनी के स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग के बारे में इंफॉर्म करिए कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। सर इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड मीटिंग होने के तुरंत बाद, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्म करेगी कि भाई वी हैव हैड आवर डिस्कशन इन आवर बोर्ड मीटिंग दैट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। सर आपने बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया कि आप अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, और डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं तो आपने स्टॉक एक्सचेंज को क्या किया है, इंटीमेशन दे दिया है। सर आपने इंटीमेशन दे दिया, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड लो ना, जस्ट अ सेकेंड। आपने बोला कि सर कंपनी उसके बाद नोटिस देगी, किस चीज का नोटिस देगी, सर बुक क्लोजर का नोटिस देगी, यानी आपका
किस चीज का सर? रिकॉर्ड डेट बताएगी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि सर इसके बाद जो भी स्टॉक्स आएंगे जाएंगे मैं इनको डिविडेंड नहीं दूंगी, इस डेट में जो मेरे शेयर होल्डर्स थे मैं उन्हें ही डिविडेंड देने वाली हूं। सर कब देने वाली है? सर 7 दिन पहले, जिस दिन से आपका बुक क्लोजर है, यानी जिस दिन आपकी बुक क्लोज हो जाएगी उसके 7 दिन पहले आपने अपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है दैट दिस इज गोइंग टू बी आवर बुक क्लोजर डेट। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद हो जाएगा एंड ट्रांसफर रजिस्टर भी बंद हो जाता है ना सर। आपने बोला कि सर ये बुक क्लोजर डेट से डिविडेंड डिक्लेयर होने तक आप क्या करते हैं? आप नाम नहीं लिखते हैं, आप रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन आप रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर देते हैं और अपना ट्रांसफर जो है रजिस्टर का जो ट्रांसफर का रजिस्टर है वो भी बंद कर देते हैं। आपने बोला ठीक है सर। यूज ईसीएस एनईएफटी। ईसीएस क्या होता है सर? आपने बोला ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है पैसा भिजवाने की। आप बोलते हैं कि सर ईसीएस में मिनिमम 3 से 4 दिन लगते हैं आपका पैसा सेटल होने में, और एनईएफटी में आपको अप टू 2 आवर्स, अप टू 2 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे में आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आपने पेमेंट करनी है। किस चीज की? डिविडेंड की बात हो रही है सर, डिविडेंड की पेमेंट करोगे। आपने बोला हाँ। इसके बाद हमने देखा कि सर एक्सप्रेस डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस। सर शेयर बेसिस में, यानी जिसके पास जितने शेयर्स हैं आप उसको उस बेसिस पे क्या करेंगे? आप उस बेसिस पे उसे डिविडेंड देंगे। ठीक है सर। आओ नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, प्रोहिबिशन क्या कह रहा है सर? प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। सर कंपनी विच हैज फेल्ड टू पे डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। आपने बोला कि सर आपकी कंपनी ने डिपॉजिट ले रखा था, ये डिपॉजिट का पैसा जो है ना ड्यू हो गया, आपने अभी तक पैसा वापस नहीं किया है, या फिर इस डिपॉजिट का ना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, आपने इंटरेस्ट वापस नहीं किया है। तो जब तक आप इस डिपॉजिट का पैसा नहीं दे देते, जब तक आप इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं दे देते, आप डिविडेंड नहीं बांट सकते सर। आपको पहले अपने क्रेडिटर्स का पैसा चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्रेडिटर्स बोलेंगे कि वाह हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और अपने आप में बांट रहे हैं पैसा। ये क्या बात होती है? तो अनलेस आपने ये पैसा जो आपने लिया है ये ड्यू हो गया और उसको वापस नहीं किया है, तब तक आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। क्या किया है कंपनी ने? कंपनी ने अपने डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए हैं, यानी उनका पैसा रिफंड नहीं किया है। तो आप क्या है ना, आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं सर। आपने डिफॉल्ट किया है किस चीज में? रिडम्पशन करने में। आपने अपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने पे डिफॉल्ट किया, तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं सर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो आपने डिविडेंड बांटने का अधिकार नहीं है। पहले इनका इंटरेस्ट दो, चलो इनका पैसा चुकाओ पहले, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट बांटना आपस में, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये प्रोहिबिशंस थे कुछ कि कब कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। कब नहीं बांट सकती? जब उसने डिपॉजिट लिया है और डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं किया है, या फिर डिपॉजिट के इंटरेस्ट का पैसा वापस नहीं किया है, या फिर उसने डिफॉल्ट किया है किस चीज में? सर आपके रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है। किस चीज के? डिबेंचर्स के या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में आपका डिफॉल्ट किया है, या फिर आपने बोला आपके पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में। किस चीज के? डिबेंचर के इंटरेस्ट के पेमेंट में, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया होगा, कोई बैंक से लोन लिया होगा, तो इनके इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट किया है, तो आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद हमारे लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं? लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या कहते हैं सर? एक बार देखते हैं। ये आपने बोला सॉरी सर ये हमेशा कैश में दिया जाएगा, काइंड में नहीं दिया जाएगा। आपने बोला कि सर डिविडेंड के बदले में आप शेयर्स नहीं दोगे, आप डिविडेंड के बदले में कैश ही दोगे, या फिर और कोई तरीके से आप डिविडेंड नहीं दोगे, कैश में ही दोगे। कभी भी याद रखो, डिविडेंड इज अ हार्डकोर कैश एक्टिविटी।
सर काइंड वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला हिसाब यहाँ पे नहीं चलता। आपने कैश में ही पैसा देना है। आपने बोला या तो आप चेक से दोगे या फिर आप वारंट से दोगे। याद करो मैंने डिविडेंड वारंट के बारे में बताया था, डिविडेंड वारंट इज एज गुड एज चेक। सर आपने बोला कि कंपनी एक डिविडेंड वारंट देती है, आपको बताती है कि आप स्पेसिफाइड बैंक में जाइए, इस डिविडेंड वारंट को वहां पर सबमिट कीजिए और आप अपना पैसा एनकैश करवा लीजिए, एज गुड एज डिविडेंड चेक। ठीक है सर। आपने बोला सर अगर जॉइंट होल्डिंग है किसी की, अगर एक शेयर के 3 ओनर्स हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स को जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला जिस बंदे का नाम सबसे पहला लिखा है ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में या फिर शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम सबसे पहला लिखा है ना, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस में आप क्या करते हैं सर, ये डिविडेंड का वारंट भेजते हैं। आपने बोला कि ये जो बंदा है जिसका पहले नाम लिखा है, जब मान लो 3 क्या है जॉइंट ओनर्स हैं, ठीक है, आपने बोला 100 शेयर्स हैं, इन 100 शेयर्स को 3 लोग मिलकर होल्ड करते हैं, तो इनको एक ही शेयर सर्टिफिकेट दिया गया होगा। सर इनके शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम सबसे पहले लिखा है ना, सबसे ऊपर लिखा है, आपने बोला उसके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दो। उसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी होगा उस एड्रेस में आप भेज दो। क्या भेज दो सर, डिविडेंड वारंट। आपने बोला ठीक है सर। मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन। आपने बोला जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना डिविडेंड भेजना ही है सर। आपने बोला कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिविडेंड जो है वो सामने वाले को मिल जाना चाहिए डिक्लेरेशन से। बोला ठीक है सर। पेबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। सर जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, उसके बाद जो रेसिडुअल है, रेसिडुअल यानी जो बचा हुआ है, बचा हुआ प्रॉफिट किसके पास जाता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। देख लिया। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग। मान लो अगर फिजिकल में है आपके पास शेयर्स, तो आप किसको देते हैं सर, उन शेयर होल्डर्स को देते हैं जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। आपने बोला कि अगर आपके शेयर्स जो हैं वो डीमैट फॉर्म में, तो सर आप डिपॉजिटरी को देते हैं और ये डिपॉजिटरी अपने बेनिफिशियल ओनर्स में ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखा था डिपॉजिटरी वाले चैप्टर में। आपने बोला हाँ। अब हमारा एक टॉपिक आता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें क्या किया ना, इसमें आपको एक ऐसा बॉक्स बना के प्रोसीजर जैसे समझाया है। ठीक है, इसको समझो जरा। सर आपका जो अनपेड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसका क्या होता है। अनपेड या अनक्लेम्ड यानी जो आपने पे नहीं किया है या फिर आपने भेजा था वो वापस आ गया है, सामने वाला अवेलेबल नहीं है, या फिर सामने वाले ने क्लेम ही नहीं किया है। डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन सामने वाला बोल ही नहीं रहा है कि मुझे क्लेम दो, मतलब मुझे पैसा दो, डिविडेंड दो। तो सर इस पैसे का क्या होता है। आपने बोला अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम डिक्लेरेशन। आपने बोला डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर आपने वो पैसा जमा कर देना है, कहाँ, सेपरेट बैंक अकाउंट में। सर फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इन चेक या फिर वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपने बोला कि सर जो मेरे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं डिविडेंड दूंगा। ठीक है, आपने बोला डिक्लेरेशन है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा। सर मान लो विद इन 30 days ऑफ डिविडेंड आपका डिक्लेरेशन, आपका जो डिविडेंड है वो पे हो जाना चाहिए। सारे शेयर होल्डर्स को आपने 30 दिन के अंदर अंदर सारा डिविडेंड क्या किया है सर, पे कर दिया है। लेकिन मान लो अब इसमें से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया है। सर अब ये अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्या होगा। तो सर विद इन 7 days ऑफ पेमेंट एनी अनपेड डिविडेंड इज ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर कंपनी एक अकाउंट बनाती है, कब सर, ये डिविडेंड पूरा आपने दे दिया, 30 दिन खत्म हो गए, यहां से अब आपके पास जो पैसा बचा है, जिसने सामने वाले ने जो शेयर होल्डर्स था उसने क्लेम नहीं किया है, अब इस पैसे को आप कहां रखोगे, 7 दिन के अंदर अंदर आप यहां से क्या करोगे, आप एक अकाउंट बनाओगे जिसको आपने बोला कि सर
अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आपने बोला कि ये वो पैसा है जिसका हमने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया था लेकिन सामने वाले ने क्लेम नहीं किया। तो सर हमने क्या किया, एक अकाउंट खोला जिसको हमने बोला अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और इस अकाउंट में हमने वो पैसा रख दिया। अब जब हमने ये पैसा उस अकाउंट में रखा तो सर ये जो पैसा है ना, अमाउंट लाइज इन अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल तक वो पैसा उस ही अकाउंट में पड़ा रहता है कि भैया कोई भूल गया था, किसी को नहीं मिला है, किसी कोई क्लेम नहीं कर पाया, अब वो आके 7 साल के अंदर अंदर ये पैसा क्लेम कर सकता है कंपनी से कि भैया मेरा पैसा अनक्लेम्ड रह गया है, अब मैं क्लेम कर रहा हूं, मुझे वो पैसा वापस दे दो। तो कंपनी क्या करेगी, इसी अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसा निकाल के उस बंदे को दे देगी। सर विद इन 90 days फ्रॉम द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी prepares list of shareholders who have not claimed dividend amount of dividend and place it on its वेबसाइट। आपने बोला कंपनी क्या करेगी, सर यहां से 90 डेज के अंदर अंदर, कहां से सर, आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट बना दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाने से 90 डेज के अंदर अंदर आपने वो पैसा जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया है उसमें जिन शेयर होल्डर्स का पैसा है, जिन शेयर होल्डर्स ने क्या पैसा क्लेम नहीं किया है, उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाएगी, उन शेयर होल्डर्स का अमाउंट लिखेगी, कितना डिविडेंड देना था उन्हें वो लिखेगी, और उस चीज को क्या करेगी सर, अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देगी। क्या करेगी, अपनी वेबसाइट में डाल देगी, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चल जाए कि भैया ये लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया अपना डिविडेंड, प्लीज आइए और क्लेम कर लीजिए, आपका पैसा अभी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा हुआ है। सर क्लेमेंट कैन क्लेम आफ्टर फॉलोइंग अ प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आपने बोला कि सर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप जो है वो पैसा क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सर अब समझो ये पैसा जो यहां पे 7 साल के लिए पड़ा हुआ था ना, आपने बोला कि सर 7 साल तक भी किसी बंदे ने क्लेम नहीं किया, आपने बोला 7 साल तक भी किसी बंदे ने क्लेम नहीं किया वो पैसा। अब क्या करें सर, उसके बाद ना आफ्टर 7 years इट इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक फंड होता है जो कंपनी बना के रखती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फंड को बनाया है किस लिए, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि भैया इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं इस फंड से। तो ये पैसा कहां जाता है सर, हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, IEPF अकाउंट बोलते हैं जिसको हम। और ये कौन मैनेज करता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। सर आपने बोला कि मैं 7 साल तक सो रहा था, 7 साल बाद मेरे को याद आया, तब तक मेरा जो पैसा था वो IEPF में चला गया था। सर अब मैं कैसे पैसा क्लेम करूं सर, अब आपको ADA घिसना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के चंगुल से पैसा निकालना इज नॉट ईजी, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है जो आपको कोर्स में नहीं दी गई है। तो आपको जान के अपना स्ट्रेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि आप 7 साल बाद जागे हो, आपकी नींद 7 साल बाद खुली है और आपको ऐसा लगता है कि भैया अब मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, तो आप IEPF से जाकर क्लेम कर सकते हो। उसका प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आपने बोला ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर कौन कौन से मोड से अपना डिविडेंड दिया जा सकता है। सर आपने बोला चेक से दे दो, वारंट से दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे दो, कैसे भी चलेगा, ठीक है। ये तीनों मोड देख चुके हैं। सर डिविडेंड वारंट में आपने बोला कि ये जो है ना, ये चेक की तरह होता है, हर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को भेजा जाता है कंपनी की तरफ से। आपने बोला ये डिविडेंड के पेमेंट के लिए भेजा जाता है, डिविडेंड वारंट है तो डिविडेंड के पेमेंट के लिए ही भेजा जाएगा। आपने बोला इसमें शेयर होल्डर का एड्रेस, शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर्स, भैया उसको कितना अमाउंट हमने दिया है डिविडेंड का, भैया आपने जो डेट कब आपने ये वारंट इशू किया है, इसकी डेट इस वारंट में लिखी हुई होती है। क्या क्या कंटेन करता है सर ये, आपने बोला नाम कंटेन करता है, एड्रेस कंटेन करता है, सर नंबर ऑफ शेयर्स, आपने बोला अमाउंट कितना दे रहे हो डिविडेंड का, आपने बोला डेट कब आपने ये वारंट इशू किया। ये सारी चीजें हमारे डिविडेंड वारंट में रहती है। इट इज एज गुड एज चेक, ठीक है। सर डिविडेंड मैंडेट, अब ये समझने वाली चीज है। मैंने आपको
हमारे करेस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर में ये चीज़ स्किप करवाई थी और आपको मैंने बोला था कि भैया आने वाले चैप्टर में आने वाला है, तो ये आ गया है, इसको आप समझते हैं क्या है सर। ये सर जब भी शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है उसको डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में चाहिए होता है। मान लो मेरा जो कोई शेयर होल्डर है वो फिजिकली शेयर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी उसको डिविडेंड अब तक कैसे दे रही थी? डिविडेंड या तो चेक के थ्रू दे रही थी या फिर डिविडेंड वारंट के थ्रू दे रही थी कि सर आप ना ये डिविडेंड वारंट लो, बैंक में जाना एंड कैश करवा लेना। अब यहां पर हमारा ये जो शेयर होल्डर है ना, इसको ना यार बहुत त्रास आता है बैंक जाने में, इतनी लंबी लाइन में लगना, फिर वहां पे जाके 10 रुपए का डिविडेंड निकालना, बहुत मौत आती थी इसको। इसने क्या किया, कंपनी को इन्फॉर्म किया कि सर मुझे ना आप इस बार मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मेरा डिविडेंड डाल देना। तो ये जो इसने प्रोसीजर किया कि ये बैंक के पास गया, सॉरी कंपनी के पास गया, कंपनी को बोला कि सर मुझे मेरा जो डिविडेंड वाला अमाउंट है वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में डाल के देना, तो ये किस डॉक्यूमेंट के थ्रू करता है? ये अपने डिविडेंड मैंडेट में लिख के ये सब देता है कि भैया मुझे अपना डिविडेंड जो है वो अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में ये लिख के भेजता है ना कंपनी को, इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डिविडेंड मैंडेट। सर व्हेन अ शेयर होल्डर विश टू गेट डिविडेंड डायरेक्टली credited to his bank, he request company in prescribed form called dividend mandate। सर आपने बोला एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करो, कंपनी को पहुंचा दो, और उस फॉर्म को हमने क्या बोला? डिविडेंड मैंडेट बोला। सर ये क्या करता है? सर ये एफर्ट्स बचा लेता है, टाइम बचा लेता है, कॉस्ट बचा लेता है, दोनों की, कंपनी की भी शेयर होल्डर की भी। सर कंपनी क्या करती? कंपनी कल को उसको उसके चेक को तैयार करती, वारंट को प्रिंट करती, फिर बनाती, फिर लिखती, फिर भेजती, ट्रांजिट का खर्चा, बनाने का खर्चा, मेरा टाइम, मेरा कॉस्ट सब बढ़ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली उसके बैंक में डाल दिया ना यार, मेरा पैसा बच गया। सर वहीं पे जो मेरा इन्वेस्टर था उसको चेक मिलता, वो चेक लेके जाता, बैंक में जाता, लाइन पे खड़े होता, जबरदस्ती वेट करता, उसने बोला कि नहीं 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 डायरेक्टली बैंक में डाल दो, इतनी झंझट ही नहीं चाहिए, तो उसका टाइम बच गया। आपने बोला सर विन विन हो गया ना दोनों के लिए? हाँ एग्जैक्टली इसीलिए ये बंदा क्या करता है, डिविडेंड मैंडेट में अपनी रिक्वेस्ट भेजता है किसको? कंपनी को, कि सर मेरा जो डिविडेंड है वो मेरे बैंक अकाउंट में ही डाल देना डायरेक्ट इस बार। कंपनीज टाइम सेव्ड, नो नीड टू प्रिपेयर एंड सेंड चेक। सर आपने बोला शेयर होल्डर का टाइम बच गया, ही डज नॉट नीड टू गो टू बैंक, डिपॉजिट चेक, एंड फिर उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा कि कब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, कब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो उससे अच्छा डायरेक्ट ही आ गया। भैया ऑल्सो रिड्यूस चांसेस ऑफ लॉस ऑफ फिजिकल चेक इन ट्रांजिट। आपने बोला कि सर जब आप फिजिकल चेक भेजते हैं या फिर आप अपना डिविडेंड वारंट वगैरह भेजते हैं, तो आप जब ट्रांजिट के थ्रू भेजते हैं ना, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके ट्रांजिट से वो जो डिविडेंड वारंट था या चेक था वो गायब हो गया, आपके पास पहुँचा ही नहीं। तो ये लॉस से बचने के लिए, इस टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स मेथड से बचने के लिए बंदा गया, डिविडेंड मैंडेट दिया और बोला कि मेरे अकाउंट में डाल दो डायरेक्ट। तो ये एक मेथड हो गई। आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या? सर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पैसा देना है यार, ईसीएस करना है या फिर एनईएफटी करना है। ईसीएस एनईएफटी क्या होता है बता चुका हूँ। सर कंपनी कोलैबोरेट्स विद बैंक टू पे डिविडेंड, विथ बैंक टू पे डिविडेंड वारंट एज पर एट पार। ये क्या कह रहा है? कंपनी जो है वो बैंक के साथ कोलैबोरेट करती हैं। ये कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जहां पर कंपनी का टाई अप होता है बैंक्स के साथ कि भैया हमारे डिविडेंड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो तुम्हारे बैंक के थ्रू ही होंगे, ठीक है। आपने बोला सर ईसीएस क्या होता है? सर ईसीएस जो है, ईसीएस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसमें आपको 3 से 4 दिन लगते हैं आपका ट्रांजैक्शन सेटल होने में। यानी आपने बैंक में जाकर ये जमा करवाया है, या फिर आपने बोला कि सॉरी बैंक में जाकर नहीं, ईसीएस आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं ना, तो आपने जब आपकी कंपनी ने ईसीएस के थ्रू आपको डिविडेंड भेजा है, तो जिस दिन भेजा है उस दिन से 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने एनईएफटी की है, तो एनईएफटी अगर की है तो भैया आपके अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के 2 घंटे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो एनईएफटी जो है वो फास्टर है, एनईएफटी ईसीएस का अपग्रेडेड वर्जन है मान के चलो, ठीक है। और आरटीजीएस एक और चीज होती है। आरटीजीएस जो होता है, आरटीजीएस में रियल टाइम पे चलता है। सर अभी डाला आपने, अभी आप सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, ठीक है। चलो आ जाओ। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड बता दिया मैंने, एक बार और देख लेते हैं क्या है। सर मीनिंग क्या होता है इंटरिम डिविडेंड का? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम, 2 एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसे मैंने इंटरिम डिविडेंड बुलाया। सर आपने बोला ये जो है ना, ये मिडिल ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, यानी मेरे अकाउंटिंग ईयर के बीच में दिया जाता है। सर मैंने क्या किया है? फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, मेरे एनुअल अकाउंट्स जो हैं वो फाइनल नहीं हुए हैं,
मैंने उसके पहले ही आपको क्या किया, डिविडेंड दे दिया। सर इसमें आपके ऑडिटर्स का जो ओपिनियन होता है वो लिया जाता है, क्योंकि ऑडिटर्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट चेक करके बताते हैं कि हाँ आप एप्लीकेबल हैं, या आपकी औकात है आपकी कंपनी की कि आप बीच में साल में डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं। तो आपके ऑडिटर का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है और वो लिया जाता है। आपने बोला सर इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सर आपके फीचर्स बता दो एक बार। पावर टू डिक्लेयर किसके पास है सर, बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है। आपने बोला ये पेमेंट जो है ये आप होल डिविडेंड के ये मतलब जो साल का जो होल डिविडेंड देते हैं ना, ये आपके उस ही अमाउंट में से देते हैं आप, जो आप फाइनल अमाउंट देने वाले थे वो फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा हिस्सा आपने अभी दे दिया। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर। आपने बोला जब आप इंटरम डिविडेंड दे रहे हो तो आप होल ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, आपके एसेट की जो भी वैल्यू है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसके बाद ही आप इंटरम डिविडेंड दोगे। आपने ये तो ऊपर भी पढ़ा था कि सर आपको पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना उसके बाद डिविडेंड देना। आपने बोला हाँ सर। कंपनी कैन नॉट बी पेड ऑन एनी ऑफ एनी आउट ऑफ एनी रिजर्व। सर आपने बोला कि ये वाला पैसा जो है ना ये आप रिजर्व्स में से नहीं दे सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स में आपके अथॉरिटी होनी चाहिए आपको इंटरम डिविडेंड देने के लिए। बोर्ड कंडक्ट बोर्ड मीटिंग एंड पास रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। आपने बोला कि सर बोर्ड क्या करता है, बोर्ड एक मीटिंग बिठाता है, बोर्ड मीटिंग रखता है, उसमें रेजोल्यूशन पास करता है और उसमें डिसाइड करता है कि सर हम इंटरम डिविडेंड देने वाले हैं। सर इसके बाद हमारे जो दूसरे पॉइंट्स है ना वो वही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप देख लेते हैं। आ जाओ, आप ये ना कहो कि सर आपने छुड़वा दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सी ये वही पॉइंट्स हैं कि भैया आपको 7 दिन में जो पैसा है वो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है। आपने द ट्रांसफ़र शुड बी विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ 30th डे। विद इन 7 days आपका ये सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। फिर उसके बाद आपने बोला कि 90 दिन के अंदर अंदर जो अनपेड अमाउंट था वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाना चाहिए। सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया। उसके बाद आपने बोला कि सर ये एनी क्लेमेंट जो जिसने क्लेम नहीं किया है वो क्लेम कर सकता है अपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। ये जो पैसा ये 7 साल तक उस अकाउंट में रहेगा। 7 साल के बाद कहाँ, आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। सर आईपीएफ का पैसा जो है आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया तो वहां से भी बंदा क्लेम कर सकता है, उसके लिए उसको एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये चीज थी जो हमने देख चुकी है, इसलिए मैंने वो चीज वापस से दोहरा के नहीं लिखी है। जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, जो हमने चार्ट फॉर्म में बनाया था, ये वही चीज कह रहा है, ठीक है। इंटरम डिविडेंड का भी सेम कहानी है। आपने बोला ठीक है सर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट क्या होता है। सर आपने बोला कि इंटरेस्ट क्या होता है। सर इंटरेस्ट जो है इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ लेंडर। सर ये क्या कह रहा है, ये जबरदस्ती घुमा फिरा के इधर से कान पकड़ के आपको बता रहा है कि ये वो पैसा है जो आपने लेंडर से लिया है ना, जो पैसा आपने लेंडर से लिया था, यानी आपने जिससे पैसा लिया था, लोन लिया था बैंक से, मान लो बैंक लेंडर होगी, बैंक ने मेरे को पैसा दिया। सर ये जो लेंडर है ना, ये आपने उसको जो पैसा दिया है ना, उसको जो पेमेंट किया उसके रिटर्न में आपने जो इंटरेस्ट दिया है ना, ये उसी की बात कर रहा है। सर पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ लेंडर। मुझे बैंक ने पैसा दिया था, मैंने उसका पैसा यूज किया, उसके पैसा यूज करने के लिए जो मैंने पेमेंट दी उसको हमने इंटरेस्ट बोला। इट इज कॉस्ट पेड फॉर रेंटिंग मनी फॉर बोरोवर। सर मैं बोरोवर हूं, मैंने क्या किया, मैंने बोरो किया है। सर मैंने बोरो किया है, लेंडर ने लेंड किया है, तो मैं इस लेंडर का पैसा यूज कर रहा हूं। मैं बोरोवर हूं, मैं इस लेंडर का पैसा यूज कर रहा हूं और इस लेंडर का पैसा यूज करने के लिए उसे रेंट दे रहा हूं। आपने इस रेंट को इंटरेस्ट बोला। सर इट इज इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर लेंडर। भैया लेंडर की क्या हुई, लेंडर ने मुझे पैसा दिया था, इस पैसा लैंड करने के बदले में जो उसको इनकम मिली उसको हमने इंटरेस्ट बुलाया। कुछ नहीं है, यहां से कान पकड़ रहा है, यहां से कान पकड़ रहा है, ऐसे करके ऐसे पता नहीं कहां कहां से कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज, एक ही चीज बार बार दोहरा रहा है। सर ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। आपने बोला इट इज पेड व्हेन मनी इज बोरोड। सर आपने बोला कि जब पैसा मैं लेता हूं मैं ये चीज तब देता हूं। छी 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 छी, गंदी सोच। जब मैं किसी से पैसा लेता हूं तो उसको बदले में इंटरेस्ट देता हूं, ठीक है। आ जाओ, फ्रॉम क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स और बॉन्ड होल्डर्स। बेशर्मो
जब मैंने इन लोगों से पैसा लिया, डिबेंचर होल्डर्स से, जब डिपॉजिटर से पैसा लिया, जब बॉन्ड होल्डर से पैसा लिया, तो उसको उन लोगों को उसके बदले में मैंने इंटरेस्ट दिया। सर ये मेरे हरीश भाऊ हैं, हरीश भाऊ ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे कभी। तो आपने बोला कि सर मैं कौन हुआ, मैं बोरोवर हुआ, मैंने बोरो किया पैसे, किससे, हरीश सर से। सर हरीश सर कौन हुए, लेंडर हुए। तो मैंने हरीश सर को बदले में क्या दिया, सर मैंने हरीश सर को बदले में इंटरेस्ट दिया। सर आपने बोला क्यों, क्योंकि आपने उनका पैसा यूज किया। कहां यूज किया, सर मनी जो आपका लिया गया था, किससे, हरीश सर से, इस मनी को मैंने अपने बिजनेस में यूज किया। सर as good as Altamash has taken money for some time and using it, sir he is paying interest to Harish in a return until he pays the प्रिंसिपल अमाउंट। मैं जब तक उन्हें उनका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा 50,000 रुपए वापस देने थे ना उन्हें, 50,000 जब तक वापस नहीं देते था तब तक उन्हें मैं इंटरेस्ट दूंगा। बेसिक बड़े। चल सर क्या फीचर्स बताए, फीचर्स क्या बताए, सर इट इज प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। सर मैंने आपसे बोरो किया है पैसा, याद है, ओन फंड, लोन फंड, आपसे पैसा बोरो करके अपनी कैपिटल में लगाया है, अपनी कंपनी के कैपिटल में लगाया है, तो ये मेरा बोरोड फंड हो गया, लोन फंड हो गया। इस पैसे का मैंने प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया, मैंने इससे प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल किया, मैंने इससे प्रोडक्टिव सर्विस करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक इसका फीचर है, ठीक है। आपने बोला ये उस चीज का प्राइस है, क्या है, जो आपने मुझे पैसा दिया था, जिसे मैंने क्या किया, प्रोडक्टिव इस्तेमाल के लिए यूज किया, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज किया, तो इसका मैं आपको प्राइस दे रहा हूं। सर क्या प्राइस दिया आपने, इंटरेस्ट, ठीक है। सर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, सर आपका रिस्क बढ़ा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मान लो आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत रिस्क है, भैया बहुत रिस्क है, मतलब बहुत रिस्क है, तो जब आप कभी पैसा लोगे ना, तो आपको पैसा जब सामने वाला देगा ना, आपका जो लेंडर रहेगा ना, वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा देगा। सर कि तेरा काम बहुत रिस्की है, कल को अगर नहीं चला तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं तुझे ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा दूंगा, चाहिए तो ले ले, ठीक है। तो ये रिस्क से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर रिस्क कम है तो भैया ठीक है, तू मुझे कम भी इंटरेस्ट देगा तो चलेगा मुझे, ठीक है। रेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट पर एनम। आपने बोला कि सर ये जो रेट आप चार्ज करते हैं ना, ये परसेंट पर एनम पे होता है, यानी साल पे, पूरे साल पे इतना इतना परसेंट लगेगा। देखते हैं ना अपन लोग 10% पर एनम, 4% पर एनम। आपने बोला सर मैंने एफडी करवाई है, कितने से करवाई, आपने पूछा सर मैंने 6% से एफडी करवाई है। ये 6% जो है ना, ये 6% पर एनम का है, साल का, ठीक है। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है, सर सबसे पहले तो आपका मनी सप्लाई कैसा है, सर आपका पैसे का आवक जावक कैसा है, उस पर डिटरमाइन होगा। सर फिस्कल पॉलिसीज पे डिटरमाइन होगा आपका इंटरेस्ट। फिस्कल पॉलिसी बोले टैक्सेशन पॉलिसी। सर ये कौन सी पॉलिसीज होती है, ये वो पॉलिसीज हैं जो जब गवर्नमेंट क्या करती है, सर गवर्नमेंट अपना पैसा, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड क्या है, टैक्सेशन टू अचीव सब्सटेंशियल ग्रोथ। ये क्या कह रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ। सर जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, अभी आने वाले चैप्टर में भी देखेंगे, और तुम्हारे कोर्स में ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ नाम दिया है, मैं तुमको तुम्हारी आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि सर फिस्कल पॉलिसी टैक्स पॉलिसी होती है। बेसिकली गवर्नमेंट कैसे पैसा स्पेंड कर रही है, कैसे टैक्सेशन चार्ज कर रही है अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ये हम उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो हमारे इंटरेस्ट का जो रेट है ना, ये फिस्कल पॉलिसीज में भी पॉलिसीज पे भी डिटरमाइन करता है कि हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी कैसी है, ठीक है। तो इसके बाद अपना रेट ऑफ बोरोइंग, सर हम किस रेट में बोरो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि सर हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है, सर इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारी महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका जो रेट है, इंटरेस्ट का जो रेट है, वो उस हिसाब से भी डिटरमाइन होता है, ऊपर नीचे होता है। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज चार्ज। ये क्या है, ये चार्ज लिखा है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज चार्ज।
चार्ज। सर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपने बोला कि सर आपने क्या किया था, ये आपको इट हैज़ टू बी पेड इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट। आपने बोला कि सर आपने कोई लोन लिया था, आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो आपको क्या है, अगर आपको कल को प्रॉफिट नहीं भी हुआ ना तो आपने इसका इंटरेस्ट देना ही है। इंटरेस्ट जो है ना, इट इज अ चार्ज, इट इज एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट। सर आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपकी कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, मुझे अपने लोन का इंटरेस्ट हर साल पे करना है सर, देना ही है, ठीक है। तो इट इज एन एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने बोला ठीक है सर, इट इज पेबल। सर इट इज पेबल फिक्स्ड एंड जनरली एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। आपने बोला कि सर ये जो है ना, इसको आप फिक्स्ड रेट में डिसाइड करके रखते हैं कि सर मैंने आपसे लोन लिया है, मैंने आपसे आपको डिबेंचर्स इशू किए। याद है हमने देखा था कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें हम अपना परसेंट भी लिखते हैं सामने कि 10% डिबेंचर्स, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10%, ऐसा लिखते हैं ना, 10% ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स। तो ये क्या है, ये प्री डिटरमाइंड है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भैया एक फिक्स्ड रेट होगा, एक प्री डिटरमाइंड रेट होगा कि भैया हम इतना ही रेट, इतना ही इंटरेस्ट आपको देने वाले हैं। सर हो गया, माइक ड्रॉप। चल, दिस वाज आवर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बताओ कहाँ अटके, कहीं दिक्कत आई, कहीं समझ नहीं आया? सर दिस वाज इट, दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 10th, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर यहां पे रोकते हैं, अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो सर जाएं, टाटा बॉय बॉय। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।